हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम पढ़ रहे थे एनवायरमेंट इंजीनियरिंग और इस वाले पेपर में एक नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे विच इज योर एयर पोल्यूशन। दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर सच एग्जाम जहां पे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मोटा मोटी आजकल सभी एग्जाम में एमसीक्यू तो पूछते ही पूछते हैं। और इस वाले चैप्टर से एक आध क्वेश्चन तो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंगेजिंग भी है, मजा भी आएगा आपको। आप मतलब बोरियत फील नहीं करोगे, है ना। और देखिए, एयर पोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है ना जो कि हमारा थोड़ा जनरल नॉलेज को भी बढ़ाता है ना। तो इस वाले चैप्टर से जो कॉन्सेप्ट हम लर्न करेंगे वो तो अपना इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से है ही, हम गेट ओरिएंटेड भी सीखेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट, लेकिन अपना जनरल नॉलेज को भी ये एनहांस करेगा, इंप्रूव करेगा। जनरल साइंस बेस्ड क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं एयर पोल्यूशन वाले चैप्टर से, है ना। चलिए चालू करते हैं। तो जो अपना सबसे पहला टॉपिक है इसमें, दैट इज योर लर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, कि अपना जो एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये चीज आपने बचपन से देख रखा है, हमारा एटमॉस्फेयर का अलग अलग लेयर होता है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। यहाँ पे मैंने बगल में आपको थिकनेस दिख रही होगी, तो इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे। ठीक है, कि सबसे पहला कौन, उसके बाद कौन सा लेयर आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है। तो ट्रोपोस्फियर वो थिकनेस है, वो एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, हम ट्रोपोस्फियर में रहते हैं। किधर रहते हैं? ट्रोपोस्फियर में। एरोप्लेन वगैरह किधर उड़ता है? ट्रोपोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर का टॉप में उड़ता है। ठीक है, एरोप्लेन वगैरह की जो एवरेज फ्लाइंग हाइट होती है ना, मैं आपको अगर बताऊं, वो एवरेज फ्लाइंग हाइट लगभग 10 किलोमीटर होती है। कहां से? मीन सी लेवल से। ये सारा मेजरमेंट किधर से चल रहा है? एमएसएल से, मीन सी लेवल से। समझ गए? तो ये आपका एक रेंज है थिकनेस का, कि जैसे यहाँ 12 से 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर स्प्रेडेड होती है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर होती है, उसके ऊपर मेसोस्फियर होती है, उसके ऊपर थर्मोस्फियर, उसके ऊपर एक्सोस्फियर। अच्छा, स्ट्रेटोस्फियर वो एटमॉस्फेरिक लेयर है जिसमें अपना ओजोन का लेयर प्रेजेंट होता है। और ओजोन का लेयर क्या करता है? जो सूर्य की किरणें उससे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आते हैं उसको वो अंदर आने नहीं देता है, मतलब अर्थ की तरफ आने नहीं देता, उसको रोक देता है। इम्परमेबल टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। समझ में आ रहा? तो अगर ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है तब तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोक रहा है। लेकिन अगर वही ओजोन ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होगा जिधर हम रहते हैं, वो एक सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट के रूप में उभर के आता है। वो एक एयर पोल्यूटेंट है। कौन सा ओजोन? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। हमें नहीं चाहिए वो, हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं चाहिए, मतलब जिधर हम रहते हैं उधर नहीं चाहिए। कौन सा? ओजोन। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट, उसमें ओजोन लिख दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ओजोन तो अच्छा चीज है, यूवी रेडिएशन को प्रोटेक्ट करता है। तो ना जी ना, वो अगर स्ट्रेटोस्फियर में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ट्रोपोस्फियर में आ जाए जिधर हम लोग रहते हैं, तब वो एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट के रूप में काम करता है। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये लेयर आप ध्यान रखेंगे, बना लीजिए कॉपी में साइड बाय साइड। उसके बाद देखिए, ट्रोपोस्फियर जहां हम रहते हैं उसका कंपोजिशन आप ध्यान में रखिए। नाइट्रोजन सबसे अधिक होती है 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गोन 1%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अदर इनर्ट गैसेस भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और छोटे मोटे कुछ कुछ गैस। बाकी जो मोटा मोटी मेजर कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO। ये अपना ट्रोपोस्फियर का कंपोजिशन है। ओके, तो ये चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे। इसी पे हम बात करें, यहाँ पे जो ये जो लेयर मैंने बताया है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, इसका क्लासिफिकेशन जो किया गया वो किस बेसिस पे किया गया आखिर? व्हाट इज द बेस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन? तो वो है टेम्परेचर। वो क्या है? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे? देखिए, ट्रोपोस्फियर एक ऐसा लेयर है जिसमें हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, ऊपर आसमान की तरफ, ठीक है, मान लो आप ट्रोपोस्फियर में ही हो और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो आपको ठंडक महसूस होगी, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होता है। समझ में आ रहा है? तो ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, फिर स्ट्रेटोस्फियर में जस्ट उसका उल्टा, टेम्परेचर इंक्रीज होना चालू हो जाता है। फिर मेसोस्फियर में जस्ट उल्टा, फिर डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। थर्मोस्फियर में फिर उल्टा, इंक्रीज होना चालू हो जाएगा।
सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, इन लेयर का एक क्लासिफिकेशन दिया जाता है, थर्मल क्लासिफिकेशन है ये, आप ऐसा इसको समझ सकते हैं। मैं आपको वो टेम्परेचर लिखवा भी देता हूँ कि कैसे, कितना, किस, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज होता है, कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज होता है, वो लिखवा देता हूँ। वो एक फैक्ट भी आप ध्यान में रखना। तो ये आप एक नोट बना के लिख लो, ठीक है। जो आपने डायग्राम बनाया ना, वहीं पर आप टेम्परेचर दिखा देना। ट्रोपोस्फियर में जो टेम्परेचर वेरी करता है वो ज्यादा से कम होता है, 15 डिग्री से लेके -56 हो जाती है, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर में जस्ट इसका उल्टा होने लगता है, जैसे -56 डिग्री था तो उसके बाद टेम्परेचर उधर से फिर इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो -56 डिग्री टू -2 डिग्री तक पहुंचती है, समझे। उसके बाद फिर उल्टा होगा, -2 से -92 फिर पहुंच जाएगा, मतलब फिर डिक्रीज होगा। उसके बाद फिर उल्टा होगा, -92 से, थर्मोस्फेयर में तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर हो जाती है, -92 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। फिर एक्सोस्फीयर में फिर कम, ऐसा फिर, मतलब चलते रहता है। तो मोटा मोटी आप ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने ये नंबर बताए हैं कि आपको -15 से, सॉरी 15 से -56, 56 से -2, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, दीज आर नॉट एग्जैक्ट फिगर। आप एक रेंज याद रखना कि इसके अराउंड चलता है वेरिएशन। और मान लो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया तो ये डेटा अगर याद है तो लिंकअप करके सही आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो उधर दिया हुआ है आप टिक लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पे जो डेटा एंड फिगर फैक्ट चलते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते कभी भी, है ना, ये सब बदलते रहते, वैरी होते रहते। गौतम बुद्ध ने कहा गए थे, भगवान गौतम बुद्ध, ओके, कि हमारा जो, मतलब जो जहां हम रह रहे हैं वहां पे जो भी मटेरियल है, जो भी चीज है, वो हर एक क्षण में, हर एक सेकेंड में चेंज हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। क्षणिकवाद, ये थ्योरी दे गए थे भगवान गौतम बुद्ध उस समय। कब? जब वो जन्म हुए थे। कब जन्म हुए थे? 1583 बीसी, आई थिंक, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, 1583 बिफोर क्राइस्ट, तब जन्म हुआ था गौतम बुद्ध भगवान का। उस समय उन्होंने ये क्षणिकवाद की थ्योरी देके गए थे, है ना। तो इसलिए ये डेटा फिगर जो भी है ये कभी एग्जैक्ट नहीं रहते, वो चेंज होते रहते, ये कभी के थे अभी कुछ और होंगे, लेकिन हाँ इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है क्योंकि हम अभी जिस दौर में है इसी दौर का ये मेजरमेंट है, तो इतना वेरिएशन अभी नहीं हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन में ऑप्शन आएंगे तो आप टिक लगा देना उसके अकॉर्डिंग, तो ये याद रहेगा बेस्ड डेटा, तो टिक लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो अपना ट्रोपोस्फियर है इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और आपको बताता हूँ। देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ये मान ये मान लीजिए आपका अर्थ है, ठीक है। अर्थ का शेप क्या होता है? ऑबलेट, याद रखना, पूछ लेंगे कहीं ऑब्जेक्टिव में, जीके जीएस के क्वेश्चन में, ऑबलेट होता है, ऑबलेट, OBLAT। तो ये अर्थ है मान लो, तो अर्थ में दो चीजें आपको दिख रही होंगी, यहां से जो एक लाइन जा रहा है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटर। और ये जो टिप पॉइंट्स हैं, ये वाले एक पॉइंट, ये वाले एक पॉइंट, दीज आर दी पोल, ये है क्या? पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, है ना। अब देखो यहाँ पे हम ट्रोपोस्फियर का बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गैस का बात होगा ही होगा, ठीक है। किसका बात हो रहा है? एटमॉस्फेरिक मास का, गैस का बात हो रहा है। तो एक इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं गैस लॉ। वो गैस लॉ हमारे काम का है, हम पढ़ेंगे अभी, गैस लॉ पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। गैस लॉ के अंदर जो इक्वेशन आती है वो आती है कुछ इस तरह का, पीवी इक्वल टू एनआरटी। मैं इसके अभी इसके बारे में बताऊंगा, बट एक जो कॉन्सेप्ट अभी मैं समझा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को सीखो। गैस लॉ के अकॉर्डिंग ये एक इक्वेशन आती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पे पी क्या होता है? प्रेशर होता है, वी इक्वल टू वॉल्यूम होता है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स होती है, आर इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी इक्वल टू टेम्परेचर है ना। अब देखिए मुझे ये बताओ, मान लो प्रेशर को अपने को कांस्टेंट ही मेंटेन रखना है, फॉर कांस्टेंट प्रेशर हम ये सब कुछ देख रहे हैं, फॉर कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर मतलब किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे देख रहे हो या फिर प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन करके रख रहे हो, है ना, फॉर कांस्टेंट प्रेशर। अभी ये देखो, अच्छा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये तो अपने आप में कांस्टेंट है, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, इसका नाम ही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट है। अभी देखिए इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा, पोल्स पे टेम्परेचर कम,
इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा, पोल्स पे टेम्परेचर कम। तो इससे होता क्या ना, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे गैस क्या होते हैं, एक्सपैंड करेंगे। गैस क्या होंगे, एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करेंगे तो उसका थिकनेस ज्यादा होगा। और जहां पे टेम्परेचर कम है वहां पे गैस एक्सपैंड नहीं करेंगे, वहां पे वो कंडेंस कर जाएंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो वहां पे ये जो एटमॉस्फेरिक मास है उसका थिकनेस कम होगा फॉर सेम कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आ रहा है? इसलिए जो ट्रोपोस्फियर का अगर एक्चुअल मैं थिकनेस आपको बताऊं ट्रोपोस्फियर का, वो कुछ इस तरह से होता है। पोल्स के पास मान लीजिए ऐसा है तो इक्वेटर के पास ज्यादा होता है, ऐसा कुछ पोल्स के पास, ऐसा इक्वेटर के पास ज्यादा। समझ में आ रहा है? इक्वेटर के पास जो एवरेज थिकनेस होती है जनरली वो होती है 12 से 18 किलोमीटर, क्योंकि वहां पे गैस एक्सपैंड कर गई है। और पोल्स के पास जो थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है, 6 to 7 किलोमीटर के अराउंड ट्रोपोस्फियर का थिकनेस होता है पोल पोल के पास। तो ये एक्चुअल थिकनेस है आपका ट्रोपोस्फियर का। इसलिए हम जब एवरेज करते हैं, ठीक है, तो एक एवरेज वैल्यू अपने को दे दिया गया है। एक एवरेज वैल्यू आपको गोल बना के एक एवरेज वैल्यू देख लीजिए, एक गोल बना के ऐसा, ठीक है। और ये एवरेज वैल्यू आपका 10 किलोमीटर हर जगह से, 10 किलोमीटर। दिस इज एवरेज थिकनेस, ऐसा कंसिडर किया जाता है एवरेज थिकनेस। और ये थिकनेस का कॉन्सेप्ट कैसे एक्सप्लेन्ड है, गैस लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये गैस लॉ के ऊपर मैं आऊंगा बाद में, लेकिन अभी फिलहाल तो यही जानो आप कि टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो गैस एक्सपैंड करता है फॉर कांस्टेंट प्रेशर, और टेम्परेचर जैसे कम होगा गैस मतलब कंडेंस करेगा, मतलब वो सिकुड़ेगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज, ये इक्वेशन को और समझो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, मतलब जो भी लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है दोनों सेम होना चाहिए, है ना, दोनों सेम होना चाहिए। तो अगर दोनों सेम होना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इन दोनों का भी कांस्टेंट मान लो, किसको, एन और आर को कांस्टेंट मान लो, ये इसको कांस्टेंट कर लो, पी को भी कांस्टेंट कर लो, एन और आर को कांस्टेंट कर लो, पी को कांस्टेंट कर लो, ठीक है। तो यहां से अपने को सिंपल पता चलेगा, अगर टी बढ़ रहा है, टी बढ़ेगा तो आपका वी कमेगा, और टी अगर कमेगा वी बढ़ेगा। ओके, इस तरह का रिलेशनशिप है यहाँ पे। वी बढ़ेगा मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा मीन्स एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है मतलब थिकनेस बढ़ रहा है। समझे? तो दिस इज योर ट्रोपोस्फियर थिकनेस। आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, एक नोट बना के कॉपी में लिख लेना। अपना जो एवरेज फ्लाइट हाइट होता है वो भी होता है 10 किलोमीटर के आसपास, मतलब टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर, उससे बाहर जाने नहीं देते हैं हवाई जहाज को। क्यों? उसके ऊपर जो लेयर है स्ट्रेटोस्फियर वगैरह, वहां पे आयंस बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, बिजली के झटके वगैरह आते रहते हैं। अब मान लो फ्लाइट फ्लाइट पे आ गया, वैसे भी टॉप लेयर ऑफ ट्रोपोस्फियर में भी कभी कभी आ ही जाते हैं। ओके, आप मूवीज वगैरह में देखे होंगे, तो स्ट्रेटोस्फियर में तो वो और ज्यादा होता है ना। तो इसलिए अपना टॉप लेयर ऑफ ट्रोपोस्फियर जो है वहां तक हम फ्लाइट को जाने देते हैं, एरोप्लेन्स को। ओके, अब चलिए, अब एक नया टॉपिक सीखते हैं, बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर होता क्या है? आप तो सुनते हो इधर का बायोस्फीयर, वहां का बायोस्फीयर, ये आखिर बायोस्फीयर है क्या? बायोस्फीयर एक ऐसा जोन होता है, देखिए लिखा हुआ है, बायोस्फीयर जोन इन विच ऑल थ्री लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर मीट एंड कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग द लाइफ। ऐसा कोई जोन अगर है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर मतलब अर्थ वगैरह हो गया, हाइड्रोस्फीयर वगैरह मतलब पानी, पानी का जलाशय हो गया, और एटमोस्फीयर जो अपना एटमोस्फीयर है, वो तीनों कोई एक जगह पे मीट कर रहा हो और वो तीनों लाइफ को सपोर्ट करने में कैपेबल हो, तभी वो उस पर्टिकुलर जोन को हम एज ए बायोस्फीयर कहेंगे। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे बायोस्फीयर हैं। ऑन एन ओवरऑल आप देखोगे तो अर्थ अपना एक बायोस्फीयर है कंप्लीटली, बट इंडिया में अगर देखोगे छोटे छोटे ऐसे जोन, तो ऐसे भी हम अपने पास बहुत सारे जोन है। वो बायोस्फीयर के जोन भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, जीके का अपने आप में क्वेश्चन बनता है कि कौन सा बायोस्फीयर किधर है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए, है ना, कि किस ईयर में किस किस एरिया को एज ए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया। जैसे पहला ही आपको दिख रहा होगा, 2008 के अंदर ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है, ओके, वो एक डेजर्ट टाइप का है, उसको इंडियन वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व रख दिया गया, वो एक तरह का वो बायोस्फीयर है। ओके, फिर गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, फिर सुंदरवन हो गया, कोल्ड डेजर्ट हो गया, नंदा देवी, नीलगिरी बायोस्फीयर, दिहांग दिबांग,
दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, ये तो बहुत बार इसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये ईस्टर्न हिमालय का भाग है, ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है ना। फिर पंचमरी, बहुत फेमस, जो कि मध्य प्रदेश में है। ओके, और ये सेमी एरिड टाइप का बायोस्फीयर है। ओके, फिर सिमलीपाल, ये तो पूछता ही पूछता है, उड़ीसा में है। यहाँ पे टाइगर वगैरह काफी ज्यादा पाया जाता है। ओके, फिर अचनाकमर एंड अमरकंटक, ये जो पूरा बेल्ट है, जो कि ये भी एमपी और छत्तीसगढ़ का रेंज में आता है। इधर तो मैं रेलवे ट्रैक भी बिछा के आ चुका हूँ। ओके, अमरकंटक तरफ हम काम करते थे, उस समय वो रेलवे ट्रैक बना रहे थे हम, इधर कटनी, बिलासपुर, ये सब जोन में। तो ओके, पेंड्रा, तो ये सब वही वही इलाका है, अमरकंटक वाला। ओके, तो वो एक बायोस्फीयर है। मनास असम में है। कंचनजंगा सिक्किम में आ गया। ओके, अगस्ता मलाई, ये तो बहुत फेमस है, केरला तमिलनाडु के अंदर। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर, अंडमान एंड निकोबार में। नोकरेक, मेघालय में, है ना। पन्ना, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये सारे आपको नाम वैसे भी याद रखने चाहिए, क्योंकि अभी एसएससी जेई का भी एग्जाम आ रहा है, तो ये क्वेश्चंस तो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। तो आप अभी इसी में बायोस्फीयर टॉपिक चल रहा है, इसी में नोट बना के लिख लो, इसलिए मैंने इधर डाल दिया। एक बार लिखोगे पढ़ पढ़ के तो याद भी रहेंगे। ओके, और हर बार जब भी एयर पोल्यूशन पढ़ोगे, आप उसको मतलब जीके बेस्ड भी पढ़िए। गेट बेसिस पे तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे अभी, लेकिन जीके ओरिएंटेड भी पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एयर पोल्यूशन का हम डेफिनेशन देखेंगे। प्रेजेंस ऑफ वन और मोर एयर contaminant in such concentration and for such duration that it start affecting the life in the biosphere। कहां पर, जो बायोस्फीयर है वहां पर लाइफ को अफेक्ट करना चालू कर देगा, इस कॉल्ड एज एयर पोल्यूशन। कोई ऐसा कंटेमिनेट है एयर में जो कि ऐसे कुछ ऐसे कंसेंट्रेशन में है और कुछ ऐसा ड्यूरेशन तक है कि वहां का जो लाइफ फॉर्म है बायोस्फीयर में, बायोस्फीयर में लाइफ फॉर्म किधर किधर होता है, वाटर में हो सकता है, एयर में, एटमोस्फियर में होगा, लिथोस्फियर में होगा, वो सारे लाइफ फॉर्म को इफेक्ट करना चालू कर दे, तब हम कहेंगे कि वहां का वातावरण दूषित हो गया है, वहां का एयर जो है पोल्यूट हो गया है। समझ में आ रहा है। ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, ये जनरली दो तरह के कैटेगरी में क्लासिफाई किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब ये जानिए कि प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जिसका ओरिजिन को हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है, जैसे कि गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी चल रहा है, वो काला धुआं छोड़ता है, तो वो काला धुआं छोड़ता है, तो वहां से बेसिकली ईंधन जलती है, उधर क्या जल रही है, फ्यूल, डीजल वगैरह जलती है। तो वहां से दो तरह के गैसेस निकलते हैं बेसिकली, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसका सोर्स मेरे को पता है, इसका सोर्स ये ईंधन जलने के कारण इधर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। मतलब ओरिजिन, कहां से ओरिजिन हो रहा है, अगर वो चीज आपको मालूम है किसी पोल्यूटेंट का, तो वो पोल्यूटेंट को एज ए आप प्राइमरी पोल्यूटेंट क्लासिफाई करोगे। और मान लीजिए जो भी ऐसे कुछ प्राइमरी पोल्यूटेंट है, वो किसी कंडीशन के अंदर आके रिएक्ट करके कोई और ही तीसरा पोल्यूटेंट बना रहा है, तो वो जो पोल्यूटेंट है उसको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। जैसे फोटोकेमिकल स्मॉग, वो एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है और बहुत ही खतरनाक है। एयर पोल्यूशन जो एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीरियसली लेना चाहिए। एयर के कारण दिल्ली का तो हालत देख ही रहे हो कितना खराब है। वी मस्ट टेक इट सीरियसली। आज के टाइम पे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। लाइफ डेंजर में है शहरों में। आप ऐसा कह सकते हो कि जो हिमाचल प्रदेश में कोई आदमी रह रहा है और कोई दिल्ली में रह रहा है, तो एवरेज लाइफ के अंदर लगभग 8-10 साल का डिफरेंस आ जाता है केवल इसी एयर पोल्यूशन के कारण। पर्टिकुलेट मैटर का एक नाम सुना होगा आपने, बार बार आते रहते हैं न्यूज में। पर्टिकुलेट मैटर, PM10, PM2.5 वगैरह वगैरह, क्या है आगे देखेंगे। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल जो एयर में सस्पेंडेड होते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल हो गया, या फिर कोल इंडस्ट्री से कोई पार्टिकल निकल रहा है, वो सारे पार्टिकल जो एयर में ही रह जाते हैं, और उसे हम, उस एयर को जब हम लेते हैं, सांस लेते हैं, है ना, तो वो हमारे लंग्स में वो पार्टिकल जाके बैठ जाता है, और धीरे 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 उधर हम अपने को लंग्स कैंसर तक, वो इस तरह का बीमारी जो कि क्यूरेबल नहीं है,
है ना। कैंसर वगैरह तो आजकल उसका इलाज परफेक्टली निकला भी नहीं है, तो ऐसा खतरनाक डिजीज आपको हो जाती है और उससे लोग तड़प तड़प के अपना जान दे देते हैं। मेरे सामने भी हुआ ऐसा, ठीक है। तो वी मस्ट टेक दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट सीरियसली। ओके, एयर पोल्यूशन को हमें कंट्रोल करना चाहिए, इसके पीछे जितना काम करो उतना कम कम है, लेकिन अपना सरकार के पास उतना समय नहीं है। वेल ठीक है, आगे आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए पढ़िए जो चीज मैंने आपको समझाया कि प्राइमरी पोल्यूटेंट आर दोज which have directly identifiable origin, whereas when one or more air when one or more एयर पोल्यूटेंट, ये काट दीजिए, when one or more air pollutant, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एयर दो बार आ गई, when one or more primary air pollutant, ऐसा लिखिए। ये एक बार जो एयर है इसको काट दीजिए, इस वाले एयर को हटा दीजिए। when one or more primary air pollutant react under favorable condition, ये favorable condition क्या है वो मैं आगे चल के बताऊंगा, जब फोटोकेमिकल स्मॉग पढ़ाऊंगा वहां पे बताऊंगा। इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट का फॉर्मेशन करता है। समझ में आ रहा है। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट जिसका ओरिजिन को आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो, और जो ऐसे प्राइमरी पोल्यूटेंट है वो जब रिएक्ट करके कोई पोल्यूटेंट को बनाते हैं तब उसे हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। अब ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कोई ऑप्शन डाल दिया, उसमें से पूछ लिया इनमें से कौन सा प्राइमरी पोल्यूटेंट है कौन सा नहीं है, या फिर पूछ लेंगे, मतलब ये एग्जांपल्स पूछते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखनी पड़ेगी। ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ठीक है, जो ऑक्साइड है सल्फर के, हम इन हर एक पर अलग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस एग्जांपल पढ़िए, सल्फर किधर से निकल रही है, ये पोल्यूटेंट का ओरिजिन किधर है, क्या है, सब कुछ अलग अलग पढ़ेंगे। हेल्थ पर किस तरह का इफेक्ट है वो सब अलग अलग भी पढ़ेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन एक जनरल अभी एक ओवरव्यू अपने को मालूम होना चाहिए, है ना। तो आप एग्जांपल पहले याद रखिए। ऑक्साइड ऑफ सल्फर दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, स्पेशली SO2। ऑक्साइड ऑफ कार्बन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जो होता है ना इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, देखो जब फ्यूल जलती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उसको कंबंसन प्रोसेस बोला जाता है, कंबसन, ठीक है। तो जब फुल कंबसन हो जाती है, मतलब पूरा का पूरा ईंधन जल गया, तब जाके वो काला धुआं धुआं निकलता है, पूरा काला, उसमें निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। जब पार्शियल कंबंसन होती है, मतलब ईंधन आधा ही जला है, कंप्लीट ईंधन नहीं जलता है, उस उसमें निकलता आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा खतरनाक है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो जानते ही हो, ये तो ग्रीन हाउस गैस भी है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आगे चल के देखेंगे, और कौन कौन से और ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट से हम बच सकते हैं, सब चीज देखेंगे। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर को, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं इस फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूं ताकि बस आपके सामने सब चीजें रहे, मैं एक्सप्लेन करता चलूं, आप लिखते चलें और आपको सब समझ में आते रहेगा। और जहां पे लिख के समझाना होगा वहां पे मैं पेज पे चला जाऊंगा और लिख के समझा दूंगा और बोलूंगा लिख लो। अभी आएगा वैसा भी पार्ट, न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो हम करेंगे अभी। उसके बाद ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन लाइक NO, NO2, NO3, ये सारे, तो ये भी आपके प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। अच्छा, इसमें खास करके NO और NO2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, NO3 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खास करके NO और NO2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन्स लाइक मीथेन, इथेन। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्स जो होके एक कंपाउंड बनती है, जैसे CH4, C6H6 बेंजीन, ये सब हाइड्रोकार्बन्स, तो ये भी प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये तो बहुत खतरनाक चीज है ही, मैं इसके ऊपर आऊंगा समझाऊंगा, एरोजोल वगैरह सब कुछ, है ना। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, PM10 क्या है, PM2.5 क्या है, सब बताएंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह वो सब भी अपने को पढ़ना है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहने का मतलब ये सब पार्टिकल होते हैं, ये सब पार्टिकल्स होते हैं जो कि सस्पेंडेड रहते हैं एयर में, ओके। और इतने टाइनी होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो अपने को नेकेड आई से दिखते भी नहीं है कभी कभी, बस ये करते हैं कि विजिबिलिटी को कम कर देते हैं। आप देखिएगा कहीं पर विजिबिलिटी अगर कम हो गई है, आपको आगे सामने दिख नहीं रहा है, मतलब समझ जाओ खतरनाक खतरनाक इलाके में घूम रहे हो,
वहां पे ऐसा नहीं है कि मस्त बादल है, छाया हुआ है, वो घूम रहे हैं। नो 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 नो, वो धूल या धुंध वगैरह के कारण हो सकता है, उसमें एसपीएम होगा, पर्टिकुलेट मैटर। और ऐसे में सोचोगे सुबह सुबह का टाइम है, मस्त सांस ले लें, पूरा मस्त फ्रेश ऑक्सीजन है ना। लंग्स में एवियोली होता है, जो कि मतलब एज ए फिल्टर काम करता है, उसको जाके वो इफेक्ट कर देगा, क्योंकि एवियोली में बहुत छोटे छोटे स्पेस रहते हैं, और ये पार्टिकुलेट मैटर जाके उसको चोक कर देता है। और एवियोली का काम होता है कि लंग में क्या है, ऑक्सीजन जब फिल्टर एयर जो हम लेते हैं उसको फिल्टर करके लंग्स के अंदर जो एवियोली रहती है वो ऑक्सीजन को ब्लड को सप्लाई करता है। और मान लो एवियोली चोक हो गई है तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी ठीक से नहीं होगा, और ऑक्सीजन सप्लाई ब्लड में क्या ही होगा फिर। और ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा। समझ जाओ क्या क्या हो रहा है, सब डिजीज यहीं से शुरू होगी। हम समझ रहे हैं बात को, खतरनाक चीज है भाई साहब। वेल, आगे बढ़ते हैं। तो एसपीएम हो गया, वो एक बहुत बड़ा खतरनाक चीज था जिसके बारे में आपने जान लिया। फिर और कौन से पोल्यूटेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स भी पोल्यूटेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हेलोजन कंपाउंड, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, यहां तक याद नहीं करते बच्चे, रेडियो एक्टिव कंपाउंड, हेलोजन कंपाउंड, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में डाल देंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी पोल्यूटेंट, उसमें लिखा हुआ रहेगा रेडियो एक्टिव कंपाउंड या हेलोजन कंपाउंड। एसएससी में तो ये हेलोजन वाला तो पूछा ही पूछा है। बच्चे को लगता है अरे हेलोजन हेलोजन बल्ब बल्ब कुछ कुछ ऐसा दिमाग में आने लगता है, वो अच्छा है सेकेंडरी होगा, तो ध्यान ही नहीं जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। हेलोजन आया हुआ है ना, तो याद रखना हेलोजन कंपाउंड जो होता है दैट इज योर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी में देखिए, जैसा कि मैंने बोला था, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है वो डेवलप होंगे, फिर वो कोई दूसरे दूसरे कंपाउंड वगैरह से रिएक्ट करेंगे, फिर कोई तीसरा कंपाउंड बना देंगे, उसे हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड पहला ही दिख रहा है H2SO4, हमने सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ा था SO2, SO2 एटमॉस्फेयर में है, बरसात हुई है ना, तो क्या होगा, एसिड बन जाएगा H2SO4। जब एसिड बनेगी तो आपके शरीर के ऊपर गिरेगी, तो एसिड का काम क्या होता है, जलाने का। आपको जलन जलन सा महसूस होगा, इचिंग होगा, समझ रहे हो। और ये बहुत खतरनाक चीज है अपने मोनूमेंट्स के लिए, जो अपना एंशियंट मोनूमेंट्स है उनके लिए ये बहुत बहुत ही खतरनाक चीज है। वो तो अपने बुजुर्गों का धन्यवाद करिए जो उन्होंने पहले से ही लाइम मोर्टार में स्ट्रक्चर को बनाया था, इसलिए वो आज तक सेफ है। क्यों, लाइम एज ए बेस काम करता है। तो जब भी एसिड रेन की बरसात आएगी, ठीक है, तो वो पहले से लाइम है, तो एसिड को लाइम क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर आपकी बची हुई रहती है। और आज के टाइम पे जो अपना आर्कियोलॉजिकल सर्वे है इंडिया का, है ना, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, ये क्या करता है, और जो मोन्यूमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है, खास करके आर्कियोलॉजी वालों का ये काम होता है, ये जब मोन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं तो उसको डेली क्लीन वगैरह जो साफ सुथरा करते हैं, उस वाटर में लाइम मिला के उस साफ करते हैं। तो उससे क्या होता है, लाइम का ना थोड़ा सा स्टिकी नेचर होता है। सुनना मेरा बात ध्यान से, लाइम का स्टिकी नेचर मतलब चिपकने वाला थोड़ा नेचर होता है। ओके, तो पानी में मिला के साफ कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को डाल रहे हो, तो जो स्ट्रक्चर का वाल है, खास करके ताजमहल का बात कर रहा हूँ, जो स्ट्रक्चर का वाल है उसमें थोड़ा 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 लाइम चिपक जाता है। आप मान लीजिए एक पर डे या 2 दिन में क्लीनिंग कर रहे हैं, उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो लाइम से क्लीनिंग कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं लाइम वाटर से, है ना, तो लाइम दीवारों पे चिपक के रहती है। और जैसे ही बरसात वगैरह हुई तो वो जो लाइम दीवारों पे पहले से चिपक के है, ओके, तो वो ये एसिड वगैरह, अगर एसिड रेन है, एसिड रेन का इफेक्ट है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगी, तो आपका जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि ताजमहल पूरा मार्बल का बना हुआ है, तो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा सेफ रहेगा, और ये एसिड का इफेक्ट उस पर नहीं आएगा उतना। समझ में आ रहा बात। ओके, तो ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, क्योंकि वो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट से बना है। फिर उसी तरह से ओजोन। अब ये ओजोन में भी दो तरह का ओजोन है, स्टार्टिंग में मैंने बोला ही था। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन अगर है तो वो तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन अगर ओजोन अपने अगल बगल है ट्रोपोस्फियर में, वो पोल्यूटेंट है। तो ये भी बनता है आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा, ठीक है, इसके बारे में आगे चलते पढ़ेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे अच्छे से। फॉर्मल्डिहाइड हो गया, फोटोकेमिकल स्मॉग हो गया, पढ़ेंगे आगे क्या होते हैं ये सब। और एक चीज होती है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन बोला जाता है इसको, ठीक है, ये भी एक तरह का सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। एग्जाम्पल अभी लिखिए, ध्यान में रखिए, ये सारे होते हैं, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। हर एक के बारे में अलग अलग से इंडिविजुअली पढ़ेंगे, और उसका हेल्थ पे क्या इफेक्ट है, चाहे वो एनिमल का हो, अपना हो, या प्लांट का हो,
दोनों के ऊपर क्या इफेक्ट आते हैं वो भी पढ़ेंगे, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। अब चलिए अपना कुछ न्यूमेरिकल टाइप का पार्ट करते हैं। गैस लॉ, गैस लॉ देखिए, दिस इज वैलिड फॉर आइडियल गैस, ठीक है। एक पहला पॉइंट याद रखना, गैस लॉ होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर गैस लॉ, पीवी इक्वल टू एनआरटी। आर इक्वल टू होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और आर की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.314 जूल पर मोल। याद रखिएगा ये वैल्यू 8.314 जूल पर मोल। देखिए छोटा सा वैल्यू है, याद रख ही लीजिए। ओके, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं डाला तो क्या करोगे, दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर भी याद रख ही लो, छोटा सा वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कोई क्वेश्चन में नहीं भी देते हैं। ऑल गैस एट एसटीपी, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अभी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है क्या, 0 डिग्री सेल्सियस इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मतलब ये तो सेल्सियस में, अगर केल्विन में बात करो 273 केल्विन शायद, है ना, 273 केल्विन, तो वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। और स्टैंडर्ड प्रेशर इज योर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेयर को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, मतलब पास्कल के फॉर्म में लिखो कितना, 101325 पास्कल, ठीक है, दैट इज योर स्टैंडर्ड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्लियर है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर सॉरी स्टैंडर्ड प्रेशर जो है दैट इज योर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर 101325 पास्कल, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पे वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, वो ऑक्युपाई करता है 22.1 मिनट यार, तो वो ऑक्युपाई कितना करता है 22.4 लीटर पर मोल ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। एक मोल में 22.4 लीटर आती है, ये याद रखना, ये जो 22.4 है वो लीटर में है, किसमें है, लीटर में है, लीटर पर मोल। ओके, अब इसका क्या यूज है, ये क्यों लिखवाया हूं, ये ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है, ये अभी समझ में आएगा, क्योंकि यहां से हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर पाते हैं, ठीक है। अभी बताता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गेट वगैरह में आता है क्वेश्चन। वेल तो अपने पास जो इक्वेशन है वो क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा डिकोड करते हैं। पी जनरली प्रेशर है, ठीक है, आप इसको प्रेशर को दो फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे दो फॉर्मेट कैसा, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एटीएम, है ना, एटीएम के फॉर्म में। वी क्या है, दिस इज योर वॉल्यूम, मीटर क्यूब में या लीटर में ऐसा रिप्रेजेंट होता है। एंड ये तो है आपका नंबर ऑफ मोल, दिस इज योर नंबर ऑफ मोल, ये मोल्स में रिप्रेजेंटेशन होती है। आर तो आपका गैस कांस्टेंट हो गया, दिस इज योर गैस कांस्टेंट। और ये जो टेम्परेचर है टी, इसको हम केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा 1 केल्विन इक्वल टू या फिर 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, अच्छा 1 छोड़ो यार, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना होता है, याद, ये सब फैक्ट है। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू याद रखना है 273.15 केल्विन, 15 केल्विन, इतना होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, समझ गए। तो ये रिलेशनशिप याद रखना आप। उसके बाद 1 एटीएम इक्वल टू कितना होता है, मैंने अभी अभी बोला था 101325, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको याद करवाई दिया होगा, 101325 पास्कल, मतलब पास्कल ही लिख देता हूं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर क्यूब या फिर 1 मीटर क्यूब बोल रहा हूं, 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, ये भी बहुतों को पता नहीं होता है, याद रखना 10⁻³ मीटर क्यूब, है ना, ये होता है आपका 1 लीटर, ऐसा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर का जो वैल्यू है, आर का जो वैल्यू है ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू है 8.314 यूनिट जूल पर मोल, ऐसा। अगर आर कोई दूसरे यूनिट में अगर आपसे पूछ ले, दूसरा यूनिट कहने का मतलब है लेट्स सपोज लीटर एटीएम मोल केल्विन में अगर पूछ ले, ऐसा कुछ यूनिट में पूछ ले, ठीक है, मतलब प्रेशर को एटीएम में रिप्रेजेंट कर दिया, और फिर आपको ये जो है वॉल्यूम को लीटर में रिप्रेजेंट कर दिया, और टेम्परेचर को केल्विन में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, और एन तो मोल में रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे में फिर आर का वैल्यू अगर पूछ ले तो फिर याद रखना आर का जो वैल्यू हो जाता है आर इक्वल टू, आप निकाल सकते हो इसको, 0.08205
लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है। ये एग्जाम में आपको दिए हुए रहेंगे, ठीक है, एग्जाम में दिए हुए रहेंगे, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिए। मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप याद कर लो। ओके, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक बेसिक बात हो गई। ये जो इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, वॉल्यूम पर मोल वी बाई एन इक्वल टू कितना होगा, वॉल्यूम पर मोल इक्वल टू आर टी। मैं ऐसा लिख सकता हूं आर टी बाई पी, वॉल्यूम पर मोल इक्वल टू आर टी बाई पी। एक स्टेटमेंट मैंने लिखवाया था, देखिए, ऑल गैसेस एट एसटीपी कंडीशन, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्युपाइड 22.4 लीटर पर मोल। एक स्टेटमेंट लिखवाया था, इसको प्रूफ कर दें, इसको प्रूफ कर देते हैं। देखिए v बाई एन हो गया कितना, आर टी अपन पी। तो r का जो वैल्यू है, ये हम अभी देखिए किसमें लिख रहे हैं हम, मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आर में तो क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक वाला, तो वो वाला वैल्यू आप यूज करो, 0.08205 लीटर एटीएम मोल पर केल्विन। ठीक है, इनटू टेम्परेचर इक्वल टू कितना, जीरो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन। फिर प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है, 1 एटीएम। यहां से देखो कैंसल आउट हो गई चीजें, कौन कौन से, ये केल्विन केल्विन इधर कैंसल आउट, एटीएम एटीएम इधर कैंसल आउट हो गया। ठीक है, इक्वल टू क्या बचा, मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे तो V अपॉन एन, तो V तो लीटर में है ही, है ना, लीटर अपॉन एन तो मोल में है ही, तो लीटर बाई मोल इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 22.4 लीटर पर मोल एट एसटीपी कंडीशन। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। ये मैं क्यों करवाया, आपको अभी समझ में आएगा क्यों करवाया। देखिए जो भी गैसेस होता है ना, जो भी गैसेस होता है, गैसेस या फिर सस्पेंडेड पार्टिकल्स का जो कंसंट्रेशन है, मतलब ये इस तरह के जो पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, इसका जो कंसंट्रेशन है, इसको हम माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये यूनिट होती है। पहले वो नोट लिखवाता हूं मैं आपको, फिर आप आगे लिखना। एक नोट लिखिए, नोट लिखिए, लिखिए द कंसंट्रेशन ऑफ, लिखिए द कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल एंड गैसियस पोल्यूटेंट आर एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा, एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब एक यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, यही फॉर्मूला अपने काम का है। अगर आपको कन्वर्ट करना हो, देखिए कंसंट्रेशन तो आपको इस फॉर्मेट में रहेगा ही रहेगा, ठीक है, आपको एग्जाम में कंसंट्रेशन इस फॉर्मेट में दिया होगा और पूछेगा कि आप इसको पार्ट पर मिलियन में कन्वर्ट करिए, पीपीएम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए। तो ये कन्वर्सन पूछते हैं, गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, पूछते हैं, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। कोई भी एयर पोल्यूटेंट है, उसका कंसंट्रेशन दे दिया है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में, नाउ दे आर आस्किंग यू टू कन्वर्ट दैट इनटू पार्ट पर मिलियन। एक चीज याद करो, इन्वायरमेंट में वाटर के केसेस में आपने पढ़ रखा है कि अगर मान लीजिए वाटर है 50 ppm, तो आप इसको सीधा 50 mg पर लीटर ले लेते हो। ठीक है, गैसेस के केस में ये चीज नहीं है, मैंने वहां पे बता रखा था आपको, पानी का डेंसिटी अलग है, गैसेस का डेंसिटी अलग है। ठीक है, तो गैसेस को अगर पीपीएम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, और कंसंट्रेशन जनरली माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में दिया हुआ रहेगा, और आपको इसको पीपीएम में कन्वर्ट करना है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द फॉर्मूला व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। तो ये फॉर्मूला अब है क्या, देखिए 1 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इक्वल टू 1 ppm इनटू जो भी पॉल्यूटेंट है उसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, जो भी पॉल्यूटेंट है उसका मॉलिक्यूलर मास इनटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो, लीटर पर मोल ऑफ पॉल्यूटेंट एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, लीटर पर मोल ऑफ पॉल्यूटेंट एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये लीटर पर मोल ऑफ पॉल्यूटेंट
एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होगा, अभी तो बात किए थे, वैल्यू 22.4 लीटर पर मोल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये किस पे, एसटीपी कंडीशन पे। लेकिन मान लीजिए आपको क्वेश्चन में एसटीपी कंडीशन ना देके कोई अदर कंडीशन दे रखा है, अदर टेम्परेचर एंड प्रेशर का कंडीशन दे रखा है, तो एट दैट अदर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन आप कैसे वैल्यूज को निकालोगे, तो इसके लिए एक सिंपल सा अपने पास लॉजिक है। अब वो लॉजिक क्या है, एट एनी अदर टेम्परेचर एंड प्रेशर, अदर टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो लॉजिक है अपने पास वो है P1 V1 बाई T1, ये कांस्टेंट है, इक्वल टू P2 V2 बाई T2। ये कैसे आया, सिंपल सी बात है, अभी तो लिखवाया था गैस लॉ, PV इक्वल टू NRT, एक मिनट, NRT, ठीक है, तो PV बाई T इक्वल टू RT, सॉरी R इंटू एन, एन इंटू आर, एन इंटू आर, ये है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, आर कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट होता है, तो पीवी बाई टी क्या ये कांस्टेंट नहीं हो गया, अगर ये कांस्टेंट हुआ तो क्या हम इसको इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, P1 बाई P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2, समझ में आ रहा है। एसटीपी कंडीशन आपको मालूम है, ठीक है, एसटीपी कंडीशन आपको मालूम है, क्या मालूम है एसटीपी कंडीशन, एसटीपी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको मालूम है, ठीक है, फिर T1 आपको मालूम है, और एसटीपी पे वॉल्यूम आपको मालूम है कितना, 22.4 लीटर, फिर P2 जो भी टेम्परेचर, जो भी प्रेशर दिया रहेगा क्वेश्चन में वो डाल देने का, जो भी टेम्परेचर दिया होगा क्वेश्चन में वो डाल देने का, फिर वहां से V निकाल लेने का, समझ में आ रहा है बात, ठीक है, ये हम इजिली कर सकते हैं, अभी मैं करके दिखाऊंगा। तो ये आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। चलिए अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने लर्न किया है, पहले इसको, इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये गेट का क्वेश्चन था, ठीक है, गेट का क्वेश्चन ये था कि जो SO2 है इसका जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, इसका जो कंसंट्रेशन है, इट इज SO2 कंसंट्रेशन इज, ठीक है, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूं, SO2 कंसंट्रेशन, अच्छा पूरा ही लिख देता हूं, रुकिए, ये क्वेश्चन उन लोगों ने दे रखा था, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा टाइप का क्वेश्चन था, द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एम्बिएंट एटमॉस्फेयर वाज इतना 30 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, अंडर सेम कंडीशन above SO2 concentration expressed in ppm, ppm में अगर एक्सप्रेस किया जाएगा, ठीक है, सेम कंसंट्रेशन को सेम कंडीशन पे, तो उसका वैल्यू क्या होगा, यूज P बाई आर टी, इसका वैल्यू दे रखा था इन्होंने, P बाई आर टी इक्वल टू 41.6 मोल पर मीटर क्यूब, ये दिस इज द क्वेश्चन, मतलब आपको सिंपली क्या करना है, ये जो कंसंट्रेशन है 30 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको एक्सप्रेस कर डालनी है किसमें, ppm के अंदर, तो फॉर्मूला आपको मैंने पहले बता रखा है, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वेश्चन लिख लीजिए, वी आर गोइंग टू यूज फॉर्मूला माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इक्वल टू ppm इनटू जो भी पॉल्यूटेंट है उसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉल्यूटेंट, मास ऑफ पॉल्यूटेंट इनटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या करना, लीटर पर मोल ऑफ द pollutant at given pressure and temperature, या फिर at given temperature and pressure, यही चीज है, ठीक है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉल्यूटेंट अपना वो क्या है, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, सल्फर का 32 होता है एटॉमिक मास, प्लस ऑक्सीजन का क्या है, 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो 16 गुना 2 इक्वल टू कितना, 32 गुना 32, 64, 64, तो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉल्यूटेंट 64, ओके। अब देखिए, अब इस फॉर्मूला का उपयोग करिए, क्वेश्चन में आपको कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, 30 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब का दे रखा है, इक्वल टू कितना ppm, x ppm,
ठीक है, ये हमको नहीं मालूम, ये हमको निकालना है, इंटू 64 इंटू 10⁻3, ठीक है, ये हो गया, डिवाइडेड बाई, अब यहां पे लिखना लीटर पर मोल। तो अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पी बाई आर टी दे रखा है, पी बाई आर टी इक्वल टू क्या दे रखा है, पी बाई आर टी इक्वल टू दे रखा है 41.6 मोल पर मीटर क्यूब, अच्छा मोल पर मीटर क्यूब, हाँ मोल पर मीटर क्यूब इतना दे रखा है। तो पीवी इक्वल टू आर टी इक्वल टू क्या होगा, पीवी इक्वल टू आर टी इक्वल टू होगा एन अपॉन वी, है ना, मोल पर मीटर क्यूब। लेकिन अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे क्या है, लीटर पर मोल है, मतलब इसका जस्ट उल्टा है, लीटर पर मोल है ना। यहाँ पे है क्या, मोल पर लीटर है, ऐसा कुछ है, मोल पर लीटर भी नहीं, ये मीटर क्यूब है, इसको भी अपने को कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे मोल पर वॉल्यूम है, लेकिन अपने को यहाँ पे जो वैल्यू पुट करना है वो क्या पुट करना है, इधर ऊपर में इसका रिवर्स इनवर्स पुट करना है, ठीक है। इनवर्स पुट करना है तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि v बाई एन क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा 1/41.6 मीटर क्यूब पर मोल हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब अपने को ये जो मीटर क्यूब है इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो यहाँ पे मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब है, यहाँ पे क्या है 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर आ जाएगा, 1000 लीटर आ जाएगा, है ना। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आ जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1000 डिवाइडेड बाई 41.6 मीटर क्यूब, सॉरी लीटर, लीटर पर मीटर क्यूब इंटू, इधर तो मीटर क्यूब पर मोल था ही, मीटर क्यूब पर मोल। तो यहाँ पे देखिए ये कट जाएंगे, ये कट गया, मीटर क्यूब ऊपर से मीटर क्यूब नीचे से खत्म हो गया, तो बचा क्या 1000 बाई 41.6 लीटर पर मोल। तो क्या यही वैल्यू अपने को इधर पुट कर देना है, लीटर पर मोल में कितना 1000 बाई 41.6 लीटर पर मोल। समझ में आ रहा बात, कुछ समझ में आया, दिमाग में अटियो, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दिया, इसको सॉल्व करो, ये वैल्यू निकाल लो एक्स पीपीएम। तो ये जब एक्स पीपीएम कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है, करिए कितना आ रहा, ये कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगा आपका, जस्ट ए मिनट, 0.0113 पीपीएम, समझे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ओके। सो इसी के साथ ये वाला वीडियो मैं एंड करता हूं, और आप मेरे को बताना कि आपको ये क्लास कैसा लगा, ठीक है। अगर कुछ चेंजेस करनी है तो मैं कर दूंगा, ऐसे मेरे को लगता नहीं है कि और कुछ चेंजेस, जितना जानकारी आपको देना चाहिए उतना मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, और बहुत डिटेल में जाएंगे, अंदर जाएंगे चीजों के अंदर, जो वो अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये जो एयर पोल्यूटेंट्स मैंने आपको बताया प्राइमरी और सेकेंडरी, इसके प्रॉपर ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, उसका इफेक्ट के ऊपर बात करेंगे, हेल्थ इफेक्ट, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे, प्लस मोन्यूमेंट वगैरह के ऊपर कोई इफेक्ट है तो उसके ऊपर बात करेंगे, इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम एयर क्वालिटी इंडेक्स एक टॉपिक है अपना, उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद एक चीज देखे हो, लैब्स, एम्बिएंट लैब्स रेट वगैरह, या फिर ये फ्यूम वगैरह निकलती है, धुआं वगैरह, उन सब चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। हर एक तरह से सब पूरे चैप्टर को हर एक एंगल से बात कर लेंगे अपन, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, और बहुत इजी वे में बात करेंगे, ठीक है। ऐसा मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा आपके लिए सब्जेक्ट को। अब बताना ये क्लास आपको कैसा लगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।